गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में मैंने प्रारंभ में कुछ चर्चाएं करी हैं, और जब महत्वपूर्ण आएगा सिलेबस के अनुसार वो टॉपिक है हमारे संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ कानून बन गया, संविधान बन गए, लेकिन क्या हम जो संविधान में अनुच्छेद बन गए हैं या जो नियम बन गए हैं, क्या हम उनमें संशोधन कर सकते हैं? इसके बारे में संविधान के संशोधन में पूरे विस्तार से इसकी चर्चा की गई है, क्योंकि ऐसा कोई भी संविधान नहीं बनाया जा सकता जो बिना संशोधन के किए हमेशा के लिए पर्याप्त हो सके। भविष्य में किन परिस्थितियों से निपटना पड़े, इसको कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए प्राय सभी संविधानों में संशोधन की व्यवस्था रहती है ताकि उसे नई परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सभी संविधानों में अलग अलग है। कुछ में आसान है, कुछ में कठिन है। कुछ संविधान में उसी प्रक्रिया से संशोधन संभव होता है जिस प्रक्रिया से अन्य कानून विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ में विशेष बहुमत की व्यवस्था होती है, कुछ में विधानमंडलों की स्वीकृति। इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया उसको अपनाया गया है। हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान का जो संशोधन है वो भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस परिवर्तन करने की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। ये एक साफ तौर पे संविधान पे लिखा गया है, क्योंकि भारत में संविधान संशोधन की जो शक्ति संसद को दी गई है। इसका जो प्रावधान है संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है, और भारतीय संविधान में संशोधन की यह जो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद करना पड़ेगा कि यह प्रक्रिया हमने किस संविधान से ग्रहण की गई है। अब ये जो संशोधन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें 2-3 पॉइंट्स मुख्य बिंदु समझाए गए हैं। पहला तो ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता की बहुत जोर है, बल दिया गया है। यदि संशोधन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया हो, लोग और नेता कुछ अतिरिक्त संवैधानिक अर्थों का पालन करते हैं, जैसे क्रांति, हिंसा, इसी तरह संविधान में घुल जाते हैं। संविधान में संशोधन के प्रावधान को इस दृष्टिकोण के साथ भी बनाया गया है कि भविष्य में संविधान को लागू करने में कठिनाइयाँ नहीं आए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि संविधान लागू होने के समय में उन कमियों को ठीक किया जा सके जिसकी आवश्यकता है। आदर्श, प्राथमिकताएं और लोगों की दृष्टि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, इनको शामिल करने के लिए भी संशोधन वांछनीय है। अब ये जो संविधान है इसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या है? जो संविधान निर्माता है इन्होंने जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया रखी है जो ना ब्रिटिश संविधान की तरह है और ना ही अमेरिका और ना ही ऑस्ट्रेलिया की तरह कठिन है। कुछ अनुच्छेदों में तो साधारण विधायी यानी व्यवस्थापिका द्वारा संशोधन की आवश्यकता है, व्यवस्था की गई है, और उच्चतम न्यायालय के अनुसार कुछ ऐसे भी उपबंध हैं जो संशोधित ही नहीं किए जा सकते। तो भारत में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका निम्न तरीका है, वो मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें आप पहले अच्छे से उसको पढ़ना, उसको समझना, और जो कुछ भी मैं इनके बारे में कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। जो पहला है वो है सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा, यानी संसद में सामान्य जो प्रक्रिया है उसका आधार क्या है। ये जो विधायी प्रक्रिया है इसमें कुछ अनुच्छेदों के उपबंधों में साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 169 आदि। इसमें संसद को अधिकार है कि वह साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा उनमें दिए गए अनुच्छेदों के उपबंध में संशोधन कर सकती है। 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंधों में भी संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा संशोधन
किया जा सकता है। इसमें जहाँ संविधान का पाठ नहीं बदलता परंतु विधि यानी कानून में या लॉ में परिवर्तन आ जाता है। आगे जब हम बात करेंगे तो स्पष्ट तौर पर है कि जहाँ संविधान का पाठ परिवर्तित हो जाता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण या विद्यमान राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन, विधान परिषद का सृजन या उत्साधन, या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों, कुछ अन्य संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते, ये इत्यादि, ये कुछ ऐसे हैं जिसमें इनको इसमें शामिल किया गया है। अब जो दूसरा आता है वो है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है। ये जो प्रस्ताव है इसमें कई चीज़ें हैं कि अनुच्छेद 368 के खंड में इसके बारे में चर्चा की है और इसमें कहा गया है कि संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन की संपूर्ण सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाने पर राज्य विधानमंडलों को भेजा जाएगा और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित करके संशोधन का अनुमोदन करने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर संविधान संशोधित हो जाएगा। ये प्रमुख व्यवस्था की गई है जिससे संविधान में संशोधन किया जाएगा। तीसरी जो है वो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। इसमें सामान्य प्रक्रिया यह है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पर ऐसा विधेयक प्रत्येक सदन की संपूर्ण सदस्यता के बहुमत से और उसमें उपस्थित व मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। उसके बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर संविधान संशोधित हो जाएगा। ये 3 प्रक्रिया हमारे यहाँ अपनाई गई है। विशेष बहुमत में प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण तथा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए। ये मुख्य बिंदु में संशोधन के सामान्य तरीके 3 प्रक्रिया अपनाई गई है। किसकी? संशोधन की। अब ये 3 प्रक्रिया अपनाने के बाद संविधान तीनों प्रक्रिया में बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आधारित ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और इसमें एक 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान के आधारित ढांचे में परिवर्तन होता। तो हम ये कह सकते हैं कि संसद को आभास शक्ति होती है, इसलिए यह असंवैधानिक भी है, संवैधानिक है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया के जो मुख्य बिंदु हैं जिसे हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो ये मैंने बतलाने की कोशिश करी है। इसके 2 अन्य अध्याय भी आएंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 और पार्ट 3। थैंक यू।